हेलो। हाँ बेटा, कल अपन लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। ये देखिए, है ना? तो आप लोगों ने किए होंगे वापस। चलिए, अब देखो बेटा, आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को कर, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो देखो, इस बार थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या है? ये देखो, आपको क्या कह रहा है बच्चों? देखो, एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं नंबर, ए की और बी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। रेट ऑफ रिएक्शन में बच्चों दो जगह तो गिवन है और दो जगह इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन दी नहीं इन्होंने, है ना? तो वो हमें क्या करना है, वो जो ब्लैंक स्पेस छोड़े हुए हैं वो हमें भरना है। अब वो कैसे भरेंगे? देखो बच्चों सुनो, आपको इन्होंने ऑर्डर दे रखी है, देखो, विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो बताओ, अपन इससे रेट लो लिख सकते हैं क्या? बोलो। रेट लो लिख सकते हैं बच्चों? रेट लो फॉर अबव रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों? आर इक्वल्स टू के, एक की पावर 1 लिखेंगे, बी की पावर 0 लिखेंगे बच्चों। एक की पावर 1, बी की पावर 0। साहिल जुनेजो, क्या सही लिखा मैंने? साहिल जुनेजो, क्या मैंने सही लिखा? हाँ भैया, यहां से देखो, अगर अपन यूज लें पहला एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से अपन क्या कह सकते हैं बताओ बच्चों? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 2 की पावर -2 के। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1। यहां से देखो के कितना आ जाएगा आपका, बताओ? 2 इंटू 10 की पावर -1 आ गया बच्चों। ये के की वैल्यू आ गई, बोलो बच्चों। अब बताओ, अपन ऐसा कह सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट सेकंड, बोलो क्या आएगी रेट? के की वैल्यू आपने निकाल दी। अच्छा, सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की कौन सी दे रखी? 0.2, ठीक है, पावर 1। और बी की 0.2, लेकिन पावर 0 आएगी। तो बोलो क्या आ जाएगा बताओ? ये 4 इंटू 10 के पावर -2 आ गया बच्चों। अब बताओ, इसी तरह से एक्सपेरिमेंट 3 में क्या करेंगे बताओ? एक्सपेरिमेंट 3 में करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -0.4 की पावर 1, 0.4 की पावर 0। तो बोलो क्या आ जाएगी बताओ बच्चों? 8 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगी बच्चों। क्या ये समझ में आया? क्या ये क्लियर है? चलिए, अब बच्चों एक चीज बताओ, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, देखिए सुनिए, जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूं फॉर nth ऑर्डर मैकेनिज्म, क्या अपन ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं बच्चों nth ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए? अब देखो बेटा सुनो, मैं एक काम करता हूं कि मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है,
रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने बच्चों डबल किया, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, तो बेटा कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, समझ में आया? आप बताओ। देखो भाई, हम क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होगी डबल, ठीक है, किसको डबल करने पर? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को। तो अब मुझे बताओ, हमें कंपेयर करना है, अब कंपेयर करो, तो बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों बन आ गई। अब देखो बच्चों, इसको डबल किया, ये बच्चों 4 टाइम्स हो गई, ये क्या होगी? 4 टाइम्स होगी। तो 4 टाइम्स को बच्चों ऐसा लिख सकता हूं मैं, और ये डबल किया आपने, बताओ एन की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगी बच्चों। अब बताओ, अगर मैं डबल करने पर ये 8 टाइम्स हो जाए, अगर ये 8 टाइम्स हो जाए, तो देखो बच्चों 8 टाइम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर, तो n की वैल्यू 3 आ गई, समझ में आ रहा है? अब बताओ, अगर डबल करने पर ये 16 टाइम्स हो जाए, तो बताओ बच्चों 2 की पावर 4, बोलो ऐसा आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? क्या ये समझ में आया? अब बताओ, अगर मैं कहता हूं डबल करने पर आपकी नो चेंज, नो चेंज का मतलब वही हो गया आपका, अपन ऐसा कह सकते हैं कि 1 टाइम, है ना? तो अब बताओ बच्चों, मतलब जो पहले थी वही की वो रहेगी, तो ये मैंने लिखा 1, है ना, 2 की पावर n। अब मुझे बताओ 2 के ऊपर क्या लिखें कि वो 1 बन जाए? तो किसी की पावर 0 हो सकता है बच्चों, समझ में आया मामला? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि मैंने इसको 4 टाइम्स किया कंसंट्रेशन को, ठीक है, और रेट हो गई डबल, देखो रेट हुई डबल, ये मैंने 4 टाइम किया। अब बताओ क्या करूं? n की वैल्यू क्या लगाऊं बच्चों, बताओ? हाफ लगाऊंगा ना, तो बोलो ये हाफ आ गया। क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो, ये जो मैंने बनाई समझ में आए बच्चों? अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये जी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को करके बताओ, उसी किंगर ये क्वेश्चन करके बता बेटा। फॉर द रिएक्शन m to n, the rate of disappearance of m becomes 8 times, है ना, upon doubling the concentration of m, the order of reaction with respect to m। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बच्चों। देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ये 8 टाइम हो गई डबलिंग करने पर, इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों। अब n की वैल्यू बोलो, ये आ गई क्या? सही है। चलिए ये वाला बताओ, a प्लस बी, इसको पढ़ के बताइए बच्चों। ये आपके जेई में भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है आपके नीट में। वेरी गुड कुशी किंगर, बहुत बढ़िया बेटा। देखो ये क्या कह रहा है कि रेट इज डबल्ड, है ना, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। देखो बच्चों,
पहले तो अपन ऐसा कह सकते हैं, rate is doubled when concentration of B is doubled। इसका मतलब अपन कह सकते हैं it means order of reaction with respect to B वन आ गई। इतनी बात सुनाई बच्चों, वेरी गुड, सबके सही आ रहे हैं आंसर। बोलो बी के रिस्पेक्ट में तो बच्चों वन आएगी, बी के रिस्पेक्ट में बच्चों वन आएगी क्या? बोलो, ये बात तो सही है। अब बताओ, आगे कहता है कि when concentration of both A and B are doubled then rate low will be, है ना? ये कहता है कि जब दोनों की डबल की तो रेट ए टाइम हो गई। अब देखो बच्चों सुनो, अब सेकंड केस में इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, वो देखो इसकी भी डबल करवा रहा है और डबल करनी है अपने को। तो देखो बच्चों एक बात सुनो, है ना, इसकी तो वन हमें पता है। अब बच्चों बताओ, ऐसे लिख सकता हूं, बी की तो पता लग गई ना मुझे, बी की तो पता लग गई, तो अब मैं एन की जगह क्या लिखना चाहिए बताओ बच्चों? टू लिखना चाहिए ना, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? इसका मतलब बताओ क्या आ गया, आर इक्वल्स टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1। बोलो सही है? सबको क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, देखो एक क्वेश्चन पक्का आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अभी संडे को नीट का पेपर है, आप देखना पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको बच्चों। अब ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप, इस क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करके बताइए। पढ़िए आराम से। हो गया बच्चों? वेरी गुड किंगर साहब। देखो बच्चों, आपको एक रिएक्शन लिखा हुआ है, उसका रेट लो लिखा हुआ है। ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा अगर आपने सभी की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, है ना बच्चों? वेरी गुड। देखो बच्चों एक बात बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, भयंकर वाला आसान वाला क्वेश्चन है ये। बेटा सबसे पहले बताओ कि इस रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गई, बताओ। आप ये कह सकते हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, बताओ बच्चों कितनी हो गई? 4 हो गई ना बच्चों? देखो 1 + 1 + 2 4 होगी, हो गई बच्चों। अब बताओ, आपको कहता है कि सारे की रिएक्टेंट आपने डबल कर दी, तो बोलो 2 की पावर 4, है ना बच्चों? 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? when concentration of all reactant is doubled, ठीक है ना? तो बोलो देखो रेट क्या हो जाएगी, मैं सीधे 2 की पावर 4 कर दूं, तो बोलो बच्चों 16 टाइम्स आ जाएगा। अब बताओ बच्चों सेकंड क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज डबल्ड। आपने बच्चों वॉल्यूम को डबल किया, वेरी गुड हर्ष। बताओ वॉल्यूम को डबल करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बताओ बच्चों? वेरी गुड, हाफ हो जाएगी ना। देखो बच्चों सुनो, अगर अपन ऐसा बोले, देखो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो हमने वॉल्यूम को डबल किया, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन को हमने हाफ किया,
किया कि नहीं किया बच्चों? बस अब क्या करेंगे, 1/2 की पावर 4, तो बोलो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? तो पहला है 16 टाइम्स, अब आ गया 1/16 टाइम्स। अगला अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छा है क्या? बाकी वैसे बच्चे फिर भी गलत करेंगे इसको। देखो, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, है ना? वेरी गुड चित्रक सिंगल, बहुत बढ़िया बेटा। तो बताओ बच्चों, अगर आप pH को क्या कर दिया, 1 यूनिट से डिक्रीज कर दिया, कुछ भी मान लो आप, पीएच मान के इसका आप आंसर निकाल सकते हो बच्चों, कुछ भी। और चाहो तो डिफरेंस लेके वैसा कर लो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक ऐसा काम कर लेते हैं कि लेट पीएच फर्स्ट, मैंने मान ली बच्चों 5 मान ली, एक बार समझने के लिए मान लो 5, है ना बेटा? हाँ वेरी गुड किशोर प्रजापति, ठीक है बेटा। तो आप बताओ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -5 होगी। अब पीएच सेकंड क्या हो जाएगी बच्चों, हमें कितने यूनिट से बढ़ानी है बच्चों? 1 यूनिट से बढ़ानी है, बोलो बच्चों, बढ़ा दूं? तो अब बताओ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -6 होगी, है ना? है ना? हाँ वेरी गुड। तो बच्चों बताओ H प्लस कितने से डिक्रीज हुआ, H प्लस कितने से डिक्रीज हुआ? आपको दिख ही रहा है, नहीं तो आप सीधा सीधा ऐसे कर लो, R2 R1, ठीक है बेटा। अब देखो H प्लस सेकेंड टाइम और H प्लस फर्स्ट टाइम, ठीक है बेटा। तो R2 अपॉन R1 सेकेंड टाइम हो गया 10 की पावर -6 का स्क्वायर और 10 की पावर -5, है ना बच्चों? तो क्या आ गया बताओ, 10 की पावर -2, तो R2 आ गया 10 की पावर -2 R1। आगे क्या बच्चों, बोलो, क्या ये सबको समझ में आया बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? देखो बच्चों, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए, है ना? अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। ऑर्डर का क्वेश्चन कंफर्म आता है, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, बताओ, जैसे वो अपनी टेबल जो चल रही थी, थोड़ा सा उसमें और करते हैं कुछ। देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर, ठीक है बेटा। मैं कहता हूं कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ट्रिपल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो गई। बताओ ऑर्डर बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ट्रिपल करने पर, हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाएगा बच्चों। देखो बच्चों, ये ट्रिपल किया तो बच्चों ऐसा आ जाएगा, आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा बताओ, अगर ट्रिपल करने पर 9 टाइम्स हो जाए तो बच्चों बताओ, हाँ 9 को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, है ना? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा बताओ, ट्रिपल करने पर 27 टाइम्स हो गई, तो 27 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी बच्चों, सही है। अच्छा अब बताओ, 9 टाइम्स करने पर, अगर मान लो 9 टाइम्स की बेटा मैंने, ठीक है, और वो 3 टाइम्स हो गई, 9 टाइम्स करने पर वो 3 टाइम्स हो गई, बताओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो ये 3 टाइम्स हो गई 9 टाइम्स करने पर, तो 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, है ना बेटा? अब देखो आप कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो देखो बच्चों, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं अपन 1
अगर अपन कंपेयर करें तो बच्चों ऐसा आ गया, देखो, है ना। एक मिनट, क्या आ गया 2n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। आया समझ में, है ना बेटा। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने उसको 4 टाइम्स किया, ठीक है बच्चों, 4 टाइम्स करने पर वो हो गई आपकी, बोलो बच्चों, 2 टाइम्स हुई, ये तो शायद बोल दिया था मैंने। बताओ क्या आ जाएगा, अगेन 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। अब बताओ, अगर जैसे मैं ऐसा बोलूं कि डबल करने पर, है ना बेटा, 1/2 टाइम्स हो गई। अब बताओ, डबल करने पर 1/2 टाइम्स हो गई। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। देखो बच्चों, आपने कंसंट्रेशन डबल की और ये हाफ टाइम हो गई, तो इसको बच्चों अपन ऐसा लिख सकते हैं, हाफ को, और ये आपने डबल किया। अब कंपेयर कर लो, पुलकित जसूजा, इसकी ऐसी तैसी मत करो, पुलकित जसूजा, मैथ्स की ऐसी तैसी मत कर भाई। डबल करने पर, अब बताओ एन की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करने पर क्या आई, एन की वैल्यू -1 आई बच्चों। अरे समझ में आया क्या बेटा, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा, अब देखो 4 टाइम्स करने पर अगर बताओ हाफ टाइम्स हो गई, अब बताओ कैसे करोगे, 4 टाइम्स करने पर हाफ टाइम्स हो गई। वेरी गुड इंसा पवार। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हाफ टाइम हो गई, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स को मैं लिख सकता हूं, है ना बेटा। यहां से देखो क्या करेंगे, -1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 2 की पावर -1, ये हो गया। अब अगर अपन कंपेयर करें -1 और ये 2n, तो n की वैल्यू आ गई -हाफ आ गई बच्चों। क्या ये समझ में आया, अरे ये समझ में आया क्या बेटा, सिंपल मैथ्स है। किशोर प्रजापत, किशोर प्रजापत, कर लेंगे बेटा। अब बताओ बच्चों, अगर मान लो आपने कंसंट्रेशन डबल की, है ना, 2 टाइम्स, और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो गई 5 टाइम्स, है ना, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, है ना। आपने बच्चों कंसंट्रेशन की 2 टाइम्स, रेट हो गई 5 टाइम्स, है ना। अब कैसे करेंगे, देखो बच्चों, आपने ये लिखा, ये हो गया 5 टाइम, ये आपने किया 2 की पावर, है ना, अब n, ऐसे करेंगे। अब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है अपन उसको 1 मान के कर लेते हैं, कांस्टेंट, है ना। तो बच्चों मैं इसको देखो क्या करता हूं, मैं लोग लेता हूं इस इक्वेशन का, लोग 5, है ना, लोग 2 की पावर n। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, लोग 5, ये n आगे आ जाएगा, लोग 2, यहां से सोल्व करेंगे आप, आ जाएगा लोग 5 लोग 2, लोग 5 की वैल्यू होती है बच्चों 0.7। इसको अब इस बार आपको लोग लेके सोल्व करना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन, है ना। अगर ऐसे हालात आ जाए तो लोग लेके करना पड़ेगा। अरे ये समझ में आया क्या बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो, कंसंट्रेशन आपने डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई 5 टाइम्स, ठीक है, तो रेट की जगह मैंने लिख दिया 5, वहां कर दिया डबल n,
अब इसको ऐसे तो अपन सोल्व कर नहीं सकते, 5 को अपन 2 की पावर में लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने बेटा इसको लोग लेके सोल्व कर दिया। समझ में आ गया बच्चों? बोलो बच्चों, चलिए आगे। बेटा ये जो आप ऐसे कर रहे हो ना, डबल करने पे ही हो गया, ट्रिपल करने पे ही हो गया, 4 टाइम करने पे ही हो गया, पक्का क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है, रोक ही नहीं सकता कोई, आएगा ही आएगा बेटा, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है, पक्का आता है। अब बच्चों बताओ, इतना पढ़ने के बाद क्या आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो? क्या आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो? बोलो बच्चों, ये क्या हुआ? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना, इन रेट लो, है ना बेटा? रेट लो में आपका जो उनकी जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, कैसे? उनकी जसूजा 2 से मल्टीप्लाई किसको करना था? अरे बेटा मैंने इसको यूज लिया है, टू से किसको मल्टीप्लाई करूं, जल्दी बता। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ एक्स लो बोल सकते हैं, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन रेट लो। अब बच्चों बताओ, देखो सुनो, बताओ ये कैसा कॉन्सेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है? बताओ बच्चों, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों? अच्छा, आगे बताओ कि क्या इसकी वैल्यू आपकी कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, कैटलिस्ट से अफेक्ट होती है क्या? बोलो बच्चों। कल एक एग्जांपल करवाया था मैंने, अमोनिया वाला करवाया था बच्चों, याद है? उसमें हो रही थी, तो अपन बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय concentration, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा, बताया था। आप याद करो, एक क्वेश्चन था कि अमोनिया की जब कॉन्सेंट्रेशन लो थी तो फर्स्ट ऑर्डर थे, और जब अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई थी, देखो बच्चों ये बड़ा क्वेश्चन, तो जीरो ऑर्डर हो गई थी, है ना बच्चों? ये करवाया था हम लोगों ने, तो डिपेंड करता है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अपन ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो बच्चों, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, आ सकती है ना बच्चों? आइए ना फ्रैक्शनल वैल्यू, और बोलो बच्चों, बताओ, आइए। अच्छा, मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि नेगेटिव वैल्यू किसी एक स्पीसीज से आ सकती है ना, बट ओवरऑल नेगेटिव नहीं आएगी, याद है बेटा? मैंने कल ऐसे बोला था, है ना? एक ओजोन वाला अपन ने एग्जांपल किया था बेटा, ये बात मैं कल शायद आपको समझा चुका हूं, है ना बेटा? देखो ये ये पढ़ा, देखो इस एग्जांपल में हमने ये देखा था कि देखो O2 के रिस्पेक्ट में -1 है, लेकिन ओजोन के रिस्पेक्ट में, तो ओवरऑल नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, बट एक के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आ सकती है बच्चों। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों,
ये बात समझ में आ गई? चलें आगे। अब बेटा देखो सुनो, अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है ये अपन समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलैरिटी समझना बहुत आसान है, ये तो और ही आसान सा कंसेप्ट है। देखो जैसे सपोज बच्चों मैंने ये लिखा PCl5 PCl3 Cl2, ठीक है। फिर बेटा मैंने ये लिखा, देखो 2HI H2 प्लस I2। फिर मैंने ये लिखा 2SO2 प्लस O2 2SO3। ये ऐसे लिखे बच्चों। अब देखो बेटा इसमें सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। आपके सामने मैंने कुछ बैलेंस इक्वेशन लिखी है बच्चों, कुछ बैलेंस इक्वेशन है। क्या है कि इन बैलेंस इक्वेशन में ये जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट स्पीसीज के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बताओ, पहली में मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी बच्चों, होगी बच्चों। सेकंड में 2 होगी बच्चों। एंड थर्ड में देखो बच्चों कितनी होगी, 3 होगी बच्चों। देखो बच्चों 1 है ना, इसको बोलते हैं अपन यूनी मॉलिक्यूलर। 2 है ना, इसको बोलते हैं बच्चों बाई मॉलिक्यूलर। और 3 है ना, इसको बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, क्या मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा आ सकती है क्या? क्या मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा आ सकती है क्या? देखो बच्चों सुनो, अब बच्चों को लग रहा होगा कि बैलेंस इक्वेशन से तो गिनना है ना। हमें ऐसा लग रहा है कि बैलेंस इक्वेशन से लग रहा। देखो बच्चों सुनो, अगर अपन ऐसा बोलें 4HBr प्लस O2, जैसे हमने कल ये लिखा था, है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या आ जानी चाहिए, 5 आ जानी चाहिए। बट बेटा ये पॉसिबल होती नहीं है, होती नहीं है बच्चों, है ना। अब समझना बेटा, ये रिएक्शन क्या ऐसे ही कंप्लीट हो रही थी क्या? याद करो, ये रिएक्शन तो ऐसे कंप्लीट हो ही नहीं रही थी। इसकी तो मैकेनिज्म अलग थी, इसकी तो मैकेनिज्म थी। ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा आपको मिलेगी नहीं, है ना। क्यों नहीं मिलेगी बेटा? इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि एट ए टाइम मोर देन 3 मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? मोर देन 3 मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर भी नहीं सकते, है ना। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा भाई, एट ए टाइम आप जैसे ऐसे बताओ मेरे को, आपको किसी से बात करनी है इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली बात करनी है ना, तो आप जैसे आप बोलो और सामने वाला बंदा भी बोले, तो मैक्सिमम ऐसे 2 हो सकते हैं, है ना। एक फोन आपने इस कान पे लगा लिया और एक फोन आपने इस कान पे लगा दिया, तो एट ए टाइम आप हो गए और आपकी फोन लाइन पे 2 बंदे हो गए। तो मैक्सिमम कितनों से बात कर सकते हो आप इफेक्टिवली? 3 से कर सकते हैं बेटा। ग्रुप चैट अलग बात है, समझ में आ रही बात? ऐसे तो आप मोदी जी की तरह मन की बात करो ना। अब देखो मेरी बात सुनो, इफेक्टिव कन्वर्सेशन का मतलब ये हुआ कि आप भी बोले, ठीक है बेटा, और वो सामने वाला भी बोलेंगे। तो ऐसा तो मैक्सिमम 3 के बीच में ही पॉसिबल है, 3 भी ज्यादा है भाई। इफेक्टिव तो 2 के बीच में होता है। कई बार आपने देखो ना, ऐसा बोला जाता है कि अगर 2 के बीच में कोई तीसरा बोलता है तो बेवकूफ माना जाता है। तो बेटा इफेक्टिव जो कोलिजन है, या तो 2 मॉलिक्यूल्स या मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल हो सकता है। मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल है ही नहीं बेटा, है ना। तो आप बताओ
क्या मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा आ सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो देखो बच्चों सुनो, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर अपन पॉइंट लिखते हैं। देखो क्या बोलेंगे इसमें, देखो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। अब बच्चों ये स्पीसीज में देखो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज which undergo effective collision with proper orientation। ये ओरिएंटेशन और ये क्या है, अपने एक इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा कोलिजन थ्योरी, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। ये वाली जो चीज है ना प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये आपको समझ में आ जाएगा। विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो बच्चों, अगर आप इस डेफिनेशन पे जाओ ना तो कुछ बातें निकल निकल के आई है बच्चों। देखो एक तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच, है ना, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन विद इफेक्टिव, है ना, विद इफेक्टिव या प्रॉपर ओरिएंटेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो लिखी नहीं। एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मीनिंगलेस है, डिफाइन ही नहीं होती बच्चों। समझ में आ गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बेटा। अब देखो वो क्यों नहीं होती है वो भी अपन बात करेंगे, पहले लिख देता हूं। देखो बच्चों सुनो, देखिए मॉलिक्यूलरिटी आपकी ग्रेटर देन 3 पॉसिबल, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि एट ए टाइम इफेक्टिव कोलिजन, एट ए टाइम इफेक्टिव कोलिजन इज नॉट पॉसिबल among more than 3 molecules। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, आपने मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए सीधा सीधा एलिमेंट्री रिएक्शन को लिया और बैलेंस इक्वेशन में से आपने काउंट कर ली। क्या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया? क्या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया? क्या कोई मैकेनिज्म यूज ली? क्या नहीं ली ना। तो मुझे बताओ ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है या एक्सपेरिमेंटल है? ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना बच्चों। तो देखो सुनो, अपन ये बोलेंगे कि इट इज ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था बच्चों? हमेशा एक्सपेरिमेंटल है। अब देखो बेटा सुनो, अब मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, है ना, एक्सक्लूडिंग 0। मॉलिक्यूलरिटी बच्चों हमेशा और हमेशा होल नंबर होगी, है ना। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। अब देखो बच्चों सुनो, मॉलिक्यूलरिटी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, है ना बेटा, ठीक है, कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा और हमेशा क्या होगी? आपका होल नंबर होगा, 0 नहीं होगा, है ना बेटा। अब बच्चों
बात करते हैं, देखो सुनो एक पॉइंट और। अगर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो क्या बच्चों ये वॉल्यूम से और अफेक्ट होगा क्या? वॉल्यूम से, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, टेम्परेचर से? नहीं होगा ना भाई। हमें तो क्या करनी है, हमें तो बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी है ना। अब आप बताओ, इस इक्वेशन को अगर आप लिख रहे हो, आप मई जून में लिख रहे हो इस इक्वेशन में, तो भी ऐसे लिखोगे, और दिसंबर जनवरी में लिखोगे तो भी ऐसे लिखोगे ना बेटा। ऐसा तो नहीं है जब सर्दी ज्यादा पड़ रही थी तो हमने PCl5 को ज्यादा लिए, 2 PCl5 लिख दिए, 5 लिख दिए। होता है क्या? बोलो, चेंज नहीं होती ना, है ना? तो बेटा अपन ये बोलेंगे कि देखो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय concentration, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है बेटा। अब बेटा अपन बात करते हैं, देखिए मॉलिक्यूलैरिटी इज मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बात बहुत ही काम की बोली मैंने। मॉलिक्यूलैरिटी इज मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, कभी भी मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन ही नहीं होती। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा बच्चों बताओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किनको बोलते हैं? कौन बताएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपन किसको बोलते हैं? जो एक से ज्यादा स्टेप में हो, है ना? हाँ, वेरी गुड। अब देखो बच्चों सुनो, ये अपन जाना पहचाना, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो, 4HBr प्लस O2H2O एंड 2Br2। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म लिखूं तो बेटा देखो, HBr प्लस O2, ये ऐसे बनाया था क्या हमने? बनाया था बच्चों। अब बेटा एक बात सुनो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या हो सकता है? एलिमेंट्री हो सकता है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया ना बेटा। जैसे देखो ये वाला स्टेप, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। फिर देखो बेटा, अपन ऐसा बोले, ये HOOBr बना, इसने फिर HBr से रिएक्ट किया और ये बन गया देखो 2 मोल्स ऑफ HOBr। एंड देन ये HBr से रिएक्ट करके बना दे H2O प्लस Br2, है ना? अब आप चाहो तो देखो ये कह सकते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप की तो डिफाइन कर सकते हैं बेटा, बट ओवरऑल कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। अब कोई बेटा ऐसा नहीं कर देना कि देखो 2 2 2 तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ये लो साहब 6, ऐसा मत कर देना। समझ में आई बात? ये भी मत कर देना। तो बेटा ले दे के देखो, एक सिंपल सी बात ये है ना, कि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ किसके लिए बनी हुई है? मॉलिक्यूलरिटी वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए है? बोलो बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है। इसको आपको सिंपल रिएक्शन के लिए यूज नहीं लेना है। ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो देखो बच्चों, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is an elementary step. So we can define molecularity for each step, but overall molecularity cannot be defined.
ये बात समझ आएगी। देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा। ये कहता है कि 2N2O5, ठीक है बेटा, 4NO2, ठीक है, प्लस O2, ठीक है। ये कहता है कि मोलिकुलरिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन क्या क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑप्शन मैंने क्या क्या दिए, उस ऑप्शन को पढ़ के आपको आंसर करना है। बताओ बच्चों। बेटा इसने देखो बड़ा अच्छे से लिख दिया कि मोलिकुलरिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं यार कि भाई साहब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का तो कंसेप्ट ही नहीं है, आपने तो ऐसे ही लगा दिया। तो बेटा आंसर क्या चला जाएगा, चला जाएगा। ये बात समझ आएगी बेटा, आसान सी बात है। बोलो क्लियर है। तो बच्चों ये डिफरेंस हो गया ना एक तरह से, ये डिफरेंस हो गया ना बच्चों कि मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तो अपन एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोलिकुलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिफाइन होगी, है ना बेटा। ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको क्लियर हुई क्या? ठीक है, चलिए बच्चों अब देखो बेटा, अब हम एक काम करते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों ये 12th में बहुत आती है ये डेफिनेशन सूडो यूनिमोलिकुलर, है ना। ये सूडो यूनिमोलिकुलर ये क्या है बेटा, देखो इसको समझते हैं ढंग से। देखो सूडो का मतलब फॉल्स हो गया, है ना। हाँ हर्ष, बेटा मोलिकुलरिटी आप चाहे स्लो स्टेप हो चाहे फास्ट स्टेप हो डिफाइन करो ना, कौन मना कर रहा है भाई। हमें तो उस स्टेप में क्या करना है, काउंट ही तो करना है कि एक है या दो है, बस। हमें कोई रेट लॉ तो लिखना ही नहीं है ना। हम मोलिकुलरिटी को बेटा रेट लॉ से थोड़ी लिख रहे हैं। मोलिकुलरिटी तो डिफाइन हो सकती है चाहे वो स्लो और चाहे वो फास्ट स्टेप हो, कर सकते हैं। हाँ बेटा देखो स्टूडो का मतलब फॉल्स हो गया, है ना बेटा। अब देखो इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज ए प्लस बी ये प्रोडक्ट बना, ठीक है बेटा। मान लो मैं ऐसे कहता हूं कि केस फर्स्ट ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बच्चों, एलिमेंट्री है बच्चों, ठीक है। तो अब बताओ अगर ये एलिमेंट्री है तो बताओ इसका ऑर्डर 2 आ गया बच्चों, और इसकी भी 2 आ गई क्या? ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, अगर ये एलिमेंट्री है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेकंड कि मैं बेटा कि जो बी है ना इसको मैंने एक्सेस अमाउंट में ले लिया, क्या बेटा, एक्सेस अमाउंट में लिया। अब चीज को अच्छे से समझते हैं अपन। देखो बेटा सुनो, सपोज मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास बी है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करें अपने आप को। मान लो बेटा इनिशियल स्टेट पर मैंने इसका लिया 0.01 और इसका लिया मैंने 100 मोल, है ना बेटा। अब बताओ आफ्टर रिएक्शन ये तो पूरा पूरा गया और इसमें से ये गया। बच्चों एक बात बताओ, ए तो कंज्यूम हो गया, बी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो ही रहा ना। अरे 100 में से अगर 0.01 भी चला गया तो कोई कुछ फर्क पड़ा है क्या बेटा? अरे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा ना। ये बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो बेटा एक बात बताओ, जब बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं,
अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि कोई समुंदर है, कोई सी है, उस सी में से अगर एक गिलास पानी आपने निकाल लिया, है ना बेटा, तो एक गिलास पानी निकाल लिया तो क्या उसमें कुछ फर्क पड़ा क्या? अरे एक गिलास पानी निकाल दो, एक बाल्टी पानी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो बस वही बात है कि बेटा बी की कॉन्सेंट्रेशन में कोई ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं। अब मुझे बताओ, जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई तो क्या बी रेट लो में आएगा क्या? क्या बी को रेट लो में इंक्लूड किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा ना, नहीं किया जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो सूडो यूनिमोलिकुलर में हुआ क्या कि व्हेन वन ऑफ द reactant is taken in excess, then concentration of this reactant is not changed appreciably, ठीक है ना। या जो आपका जो जो आपने रिएक्टेंट एक्सेस में लिया उसमें कोई एप्रिशिएबल चेंज आएगा क्या? एप्रिशिएबल चेंज आएगा क्या? When one of the reactant is taken in excess, then concentration of this reactant is not changed appreciably. It means concentration of this reactant is constant. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? It means concentration of this reactant is constant. तो बेटा अब एक चीज बताओ, देखो बेटा सुनना, मैंने ऐसा लिखा, मैंने ऐसा लिखा, आप ये बताओ, ये मैंने के डेज लिखा है, लिखा है बच्चे, ठीक है। अब बताओ मैं बी को भी इसमें इंक्लूड कर दूं क्या? अरे बी को भी इसमें इंक्लूड कर दूं क्या? बोलो बेटा, क्यों इंक्लूड किया बताओ? आप ऊपर वाले एग्जांपल को देख के बताओ, ऊपर वाले एग्जांपल को देख के बताओ। बेटा बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है ना, सारे कांस्टेंट को एक साथ मिला दे, मिला के बेटा मैंने इसको ये लिख दिया। तो बेटा देखो सुनो, इसको क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब बच्चों बताओ, इस कंडीशन में जब हमने के सेकंड लिया तो पहले बताओ के सेकंड में मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई? के सेकंड में मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई? 2 आई, आई बच्चों। अच्छा रेट लो ये आया, तो बताओ ऑर्डर क्या आया? 1 आया ना। तो बेटा अब देखो, है तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन, लेकिन इस बार ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सिमिलर नहीं आए बेटा, नहीं आए ना। देखो केस फर्स्ट में तो दोनों सिमिलर आए, लेकिन केस सेकंड में सिमिलर नहीं आए बेटा, नहीं आए ना। अरे नहीं आए ना, बोलो, ये बात समझ में आई क्या? तो बेटा क्या होता है, अपन ऐसा बोलते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सिमिलर। देखो बेटा केस फर्स्ट में देखो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सिमिलर है, बट अगर आपने किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया ना बेटा, तो अब क्या होगा कि उस एक्सेस अमाउंट वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई आपका एप्रिशिएबल चेंज होगा नहीं। अब जब एप्रिशिएबल चेंज नहीं होगा तो वो कांस्टेंट हो गया, तो उसका एक तरह से रेट लॉ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों, है ना बेटा। तो अब बोलो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस आ जाएगा क्या? डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। ऐसा आपने कोई रिएक्शन पढ़ी थी क्या बेटा 11th के अंदर? ऐसी कोई रिएक्शन पढ़ी थी आप लोगों ने? कौन बताएगा आप में से? ऐसा कहीं पढ़ा था आपने 11th के अंदर? बच्चों आपने एक टॉपिक पढ़ा था आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, याद है क्या?
सोल्ट हाइड्रोलिसिस, याद करो सोल्ट हाइड्रोलिसिस में अपन किस चीज को एक्सिस में लेते थे? सोल्ट हाइड्रोलिसिस में अपन किस चीज को एक्सिस में लेते थे? याद करो बच्चों, वाटर को लेते थे ना, लेते थे बच्चों। आप 11वीं की कॉपी खोल के देखना, आपने वाटर के नीचे हमेशा एक्सेस लिखा था, चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब वो वाली रिएक्शन इसी कैटेगरी में आई बच्चों, फिर आई ना बेटा? बोलो, ये बात समझ में आई क्या? अरे क्लियर हुई बात? अब देखो बेटा, अभी अगर 12th में आपको लिखना हो ना, देखो बेटा बात सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या कि एग्जाम्पल की बात करें ना, तो देखो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करना है ना, मान के चलना वो सूडो यूनिमोलिकुलर होगी। जैसे देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये बेटा है ना, इसमें मैं वाटर को एक्सिस में लेता हूं, ठीक है बेटा, और यहाँ क्या बना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो यहाँ वाटर को आप एक्सिस में लेके चल रहे हो। इस तरह से देखो बेटा, जैसे देखो मैंने ये लिया CH3CO, है ना। अब देखो बेटा सुनो, मैंने ये लिया, इसमें भी देखो क्या होगा, इसमें बनेगा एसिड प्लस एल्कोहल, है बेटा। आप बताओ, दोनों रिएक्शन में समझ में आ गया? दोनों रिएक्शन में आपने क्या किया, वाटर को एक्सेस में लिया ना बेटा? बोलो बच्चों, तो इन दोनों की मॉलिक्यूलरिटी तो देखो 2 है, और ऑर्डर क्या है, 1 है। मॉलिक्यूलरिटी 2 है एंड ऑर्डर क्या है, 1 है बच्चों। तो ये बात समझ में आई बेटा? सिंपल सी बात ध्यान रखो, आपको जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करना है ना, मान के चलना कंफर्म सी बात है कि वो आपकी इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, कैटलिस्ट की डेफिनेशन आपने सरफेस में पढ़ी थी क्या? कैटलिस्ट की डेफिनेशन बोलो बच्चों, कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों बताओ? जो रिएक्शन में काम आता है एंड लेटर ऑन आपको वापस मिल जाता है। तो बताओ, आपकी कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रिएक्शन में चेंज होती है क्या? कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में चेंज होती है क्या? नहीं होती है ना। तो बोलो, वो भी फिर किस में इंक्लूड होगा? कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा तो उसको भी किस में इंक्लूड करेंगे? बोलो बच्चों। देखो बेटा, अभी मैंने याद करो, जैसे बी को देखो मैंने के साथ इंक्लूड किया ना, तो बच्चों फिर बताओ मेरे को कि मुझे कैटलिस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा बोलेंगे कि देखिए, ड्यूरिंग ए रिएक्शन concentration of catalyst is not changed, है ना, is not changed, it means it can be included within, yeah, it can be included in rate constant, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एस्टर है, इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं बच्चों, यहाँ एरो पे लिखा हुआ है एसिड, ठीक है बेटा, ये मुझे मिल एसिड प्लस एल्कोहल, ठीक है। तो बेटा मैंने 2 एसिड अलग अलग काम में लिए, एक एसिड काम में लिया HA और एक बार काम में लिया HB। इसका रेट कांस्टेंट आया 2.4 इंटू 10 की पावर -4, कांस्टेंट आया 1.2 इंटू 10 की पावर -6। आप मुझे बताओ
कि बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा इसमें, बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, HA होगा या HB होगा, बताओ बेटा। HA होगा ना। देखो बेटा सिंपल सी बात ये है कि आपका जो ये रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट के, इसमें देखो क्या क्या है, के वाटर होगा इनटू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो दोनों के लिए क्या होगा, ये तो सिमिलर फॉर बोथ, है ना। अब चेंज सिर्फ कहाँ आएगा, ये दोनों ने अलग अलग H प्लस आयन दिए होंगे, बोलो बच्चों, दोनों ने अलग अलग दिए होंगे ना बेटा। तो अब बेटा अगर किसी का के ज्यादा आ रहा है, अगर किसी का के ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, बोलो बच्चों सही बात है क्या, बोलो बच्चों सही बात है, ये बात समझ में आ गई। तो अपन कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। बोलो क्लियर है बात, बोलो ये बात क्लियर हुई। तो बच्चों अपन ऐसा कह सकते हैं कि HA क्या होगा, HB से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, होगा क्या, बोलो बच्चों होगा। चलिए बाकी अपन कर लेते हैं बेटा।